Assalamualaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing MasterJii Network. So last time we were discussing about the causes of cell injury. We discussed oxygen deprivation, chemical agents and infectious agents. Today we are going to continue the causes of cell injury. तो ऑक्सीजन डेप्रीवेशन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ठीक है, नमूनिया में जिस तरह हो जाती है, उसके अलावा जो अनीमिया में हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से भी ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाती है। तो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब भी ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होगी तो सेल इंजरी होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट केमिकल एजेंट्स भी हमारे बॉडी में क्या करा सकते हैं, सेल इंजरी कॉज करा सकते हैं, जैसे कि कोई एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, एस्बेस्टोस हो गया, ठीक है। उसके अलावा और हमारे पास क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, एल्थेनॉल वगैरह, ये भी हमारे सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, एंजाइम्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या करते हैं, ये तो हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक होमोस्टेसिस डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है। इन्फेक्शियस एजेंट मैंने आपको बताया था कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है, सेल के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है, और अंदर पूरे सेल के स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा डिजीज का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स भी जो है सेल इंजरी कॉज कराते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो मोस्टली हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन जो है पैथोजेनिक माइक्रोब्स या कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर होता है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है पूरा प्रॉपर इम्यूनिटी का प्रोसेस स्टार्ट करता है, होस्ट रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर सम टाइम जो है जब माइक्रोब्स के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, तो जब इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होते हैं तो हमारे सेल और टिश्यू की क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि हमारे पास जो है हाँ कुछ जिस तरह सर्टन हमारे पास माइक्रोब्स या पैथोजेंस हैं जिसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है प्रॉपर जो है डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती उस पैथोजन में और अपने ही बॉडी के सेल्स में, ठीक है। तो वो अपने ही बॉडी के सेल्स को और स्ट्रक्चर्स को क्या करने लग जाती है, किलिंग करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो ऑटो इम्यून मीन्स के अपने ही जो है अपने ही सेल्स को, अपने ही बॉडी को हार्म करने लग जाती है, ठीक है। तो उसको हम ऑटो इम्यून रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से भी फिर क्या हो जाती है, सेल इंजरी हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक फैक्टर्स में किस तरह से एक बच्चा जो है जिसको डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, प्रॉपर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो जो है 46 नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक तो ये क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, कॉन्जेनिटल मॉलफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। कि जब एक बेबी की जो है बन रहा था, सारा फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपर क्रोमोसोम का जो डिप्लॉयड और हिप्लॉयड वाला मैकेनिज्म माइटोसिस और मियोसिस वाला होता है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से जेनेटिक मालफॉर्मेशन आती है, ठीक है। जिस तरह की हमारे पास एग्जांपल हो गई डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब अब जब कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन आती है तो जो है एक सेल के लेवल पर डैमेज स्टार्ट होता है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। डाउन सिंड्रोम का पेशेंट का बिल्कुल भी वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता, उसकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैथोजेनेसिस हो रही होती है। इसके बाद इसी तरह हमारे पास एक और डिजीज है जिस तरह सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वो भी क्या होती है, हमारे पास कॉन्जेनिटल या जेनेटिक एबिरेशंस होती है, जिसकी वजह से सेल के लेवल पर पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है। किस तरह से कि हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो हमारे पास सिंगल जो अमाइनो एसिड है उसकी क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है, कि उसके ऊपर जो है अमाइनो एसिड जो है लगना कोई और था, वहां पे आ जाता है कोई और अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जब क्या प्रॉपर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही जब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जो हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो क्या हो जाएगी, सिकल टाइप हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स जो है उनका कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया कहेंगे, ठीक है, कि सिकल सेल इतने बन गए कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का काउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं अगर वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अगर प्रोटीन्स का आपको पता है, ठीक है, वो क्या काम है, ठीक है, प्रोटीन्स में क्या करना होता है, हमारी बॉडी के काफी सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। जब प्रोटीन ही इनकी शेप ही जो है
प्रॉपर नहीं होगी तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी प्रॉपर, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल की जो प्रोडक्शन होगी वो भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनेंगे और वो जो है सेलुलर इंजरी का मैकेनिज्म जो है प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा और क्या होता है हमारे पास, अब जब भी जेनेटिक फैक्टर आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक जो एक सेल को डैमेज करते हैं, ठीक है, और सेल फर्दर उस डैमेज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस का जो मैकेनिज्म है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स में मैंने आपको एग्जांपल क्या दे दी, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, सिकल सेल में हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से नॉर्मल रेड ब्लड सेल का काउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा अगर प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, उनकी शेप प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो वो जो है अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है जब प्रोटीन्स काम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ इसी तरह जो है वो पूरे के पूरे सेल को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर डीएनए जो है, डीएनए का डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम्स का डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जो कि सेल के लेवल पे डैमेज कॉज करा देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन्स की मेलफॉर्मेशन हो सकती है, डीएनए डैमेज की एकुमुलेशन, ठीक है, डैमेज डीएनए उसकी एकुमुलेशन होने लग जाएगी। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एरर्स आएंगे, ठीक है, एंजाइम्स का डैमेज होगा, ठीक है। तो ये सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हमारे सेल के किसी भी लेवल को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल की डेथ या सेल इंजरी हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी को काम करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो वो जो सेल क्या होगा, जिसको वो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड था वो उसको नहीं मिला तो उस सेल की क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो है कुछ जिस तरह अफ्रीका में है बच्चे, ठीक है, उनको प्रॉपर प्रोटीन फूड नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो उनकी बॉडी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, लीन हुई होती है और उनका जो एब्डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल डिजीज हो जाती है न्यूट्रिशन एबनॉर्मलिटीज की वजह से। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसीज भी जो है बहुत ज़्यादा जो है डिजीजेस कॉज कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज वगैरह होने के भी चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो है अगर जो है एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा जो है फैट ले रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है, कैंसर होने के भी चांसेस, अगर कोई जो है न्यूट्रिएंट प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल रहा या बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो है अगर एक एक्सेस अमाउंट में मिल रहा है तो वो वहाँ पे सेल को वो क्या करने का, डैमेज करने लग जाएगा, सेल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो सारा का सारा जो प्रोलिफरेशन का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पे कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, ठीक है, उसमें क्या क्या है, प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो गया तो जो है जो पूरा का पूरा जो शेप है हमारी बॉडी, आपको पता है मसल्स में प्रोटीन्स हैं, इतने हमारे जो एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन से बने, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा वाइटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से, वाइटामिन आपको पता है 12 वाइटामिन है, उनका हर किसी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, तो वाइटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी जो है हमारी बॉडी के लेवल पे, सेल के लेवल पे इंजरी हो सकती है और बॉडी भी डिफेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है, हमारे पास जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है, उसमें अगर आप शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो भी जो है हमारे पास डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोलेस्ट्रॉल या फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है कैंसर होने के भी चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिजिकल एजेंट्स भी जो है सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। किस तरह से कॉज कर सकते हैं, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा किस वजह से होता है, कोई बुलेट लग गई या कोई नाइफ से स्टैब कर दिया, ठीक है, या गिर गए, कोई नुकीली चीज़ लग गई, ठीक है, तो ट्रॉमा होता है कि उसमें हमारे पास जब कोई भी चीज़ आके लगती है, ठीक है, तो क्या कहते हैं स्किन पे या हमारे किसी ऑर्गन पे, तो वहाँ पे प्रॉपर पूरा स्किन, फिर आगे अंदर से फेशिया, फैट और सेलुलर लेवल पे डैमेज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो हमारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं या प्रोसेसेस हो रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेम वेज रेडिएशन में भी इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक से जब करंट गुजरता है तो हमारे जो आइंस की जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब चेंज होता है तो हमारी जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो ये फिजिकल इंजर्स भी सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो एजिंग का मैकेनिज्म है, एजिंग में ये होता है कि एज के साथ साथ हमारी बॉडी के सारे ऑलमोस्ट जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो है वीकनेस स्टार्ट होने लग जाती है, उनके अंदर अबनॉर्मलिटी स्टार्ट होने लग जाती है, उनकी फंक्शनिंग रिड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से भी जो है ना हमारे पास सेल इंजरी के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एज के साथ साथ ही होता है कि जब सेल के स्ट्रक्चर्स में अबनॉर्मलिटीज़ आती है, फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो उसमें हमारे पास जो सेल है वो फिर एजिंग की वजह से जो है ना उनका प्रॉपर जो रेप्लिकेटिव या रिपेयर का जो प्रोसेस है वो जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक सेल जब डैमेज होता है तो उसकी रिपेयर होना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इन एजिंग की वजह से भी जो है ना सेल इंजरी के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं।